हेलो बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं पीजीटी मैथमेटिक्स यानी कि टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती के लिए जो लोग भी 11th एंड 12th का प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। यहाँ पर हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है हमारा मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिसेस। हाँ, पीजीटी मैथमेटिक्स का एक बात और बताना है कि इसका मैंने पार्ट 1 जो है ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन पर मैंने काम करवा दिया है। यहाँ पर पार्ट 2 में बताने वाला हूँ, तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाकर के मेरे वीडियो में देख लीजिए पार्ट 1 और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद्या हब। ठीक है, तो इससे एक ये बेनिफिट हो जाएगा कि जो भी मैं वीडियो डिलीवर करूंगा इजिली आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका पार्ट 2 का जो भी क्वेश्चन है और उसको समझने की कोशिश करते हैं। नाइनटीन तो देखा जाए यहां से, यानी कि 8 क्वेश्चन मैंने बता दिया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ ए विच स्टेटमेंट अबाउट ए एन यानी कि एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर और करेक्ट। कह रहा है ना कि ए जो दिया हुआ है एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स यही है। अब कह रहा है ना कि कौन सा स्टेटमेंट जो है ए का पावर एन के लिए, जबकि एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन है यहाँ पर कि ए एन विल बी ऑलवेज सिंगुलर। हाँ, कह रहा है कि ए एन जो है ऑलवेज यहाँ पर क्या सिंगुलर होगा। अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का मतलब समझिएगा। सिंगुलर कहने का मतलब होता है इक्वल टू 0 होना चाहिए और नॉन सिंगुलर कहने का मीन्स कि नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है। हाँ, पहला। और सेकेंड ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि ए एन विल बी ऑलवेज अ डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ, क्या ए एन जो है वो डायगोनल, हाँ ये तो दिख ही रहा है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये एक वर्ड लगा दिया है कि ऑलवेज बी अ डायगोनल। और थर्ड ऑप्शन है कि ए एन विल बी ऑलवेज बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या ये ए एन जो है वो सिमेट्रिक है। तो देखते हैं बारी बारी से और समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, हर एक क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है हमारे पास 2, 3 और 4। 2, 3 और 4, बाकी सब 0, 0। चलिए हर एक स्टेटमेंट को देखने की कोशिश करेंगे हम लोग देख रहे हैं कि डायगोनल जो है हमारा, हाँ, जो हमारा ये डायगोनल है, ठीक है, 2, 3, 4 जो है वो हमारा डायगोनल है। डायगोनल 2, 3, 4 है। तो सिंपल सी बात है कि इसका वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगा, 2 का पावर n, 3 का पावर n और 4 का पावर n, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू आया। हाँ, तो जो स्टेटमेंट हमारा था कि ए एन, ध्यान दीजिएगा, ए एन इज नॉन सिंगुलर, जो कि स्टेटमेंट हमारा गलत है। हाँ, ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कि ए एन विल बी ऑलवेज सिंगुलर। क्या वो सिंगुलर है, 0 आएगा? तो नहीं, वो नॉन सिंगुलर है। यहां पर दिख रहा है ना 2, 3, 4। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट का अगर बढ़िएगा कि ऑलवेज बी अ डायगोनल मैट्रिक्स, बिल्कुल है। देखिए ना 2, 3, 4 आ रहा है ना, नॉन जीरो नंबर है। तो सिंपल सी बात है कि ये सही है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है हमारा सही है। और दूसरा कह रहा है कि ऑलवेज बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हाँ, सही बात है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर इसका फाइंड आउट करिएगा, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रूल पहले समझिए कि ए का ट्रांसपोज निकालिए, अगर ए आ जाता है तो वो सिमेट्रिक है। तो इसका ट्रांसपोज हम लोग निकालते हैं। ये ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रो में चेंज करना। तो देखिए ये फर्स्ट रो है, इसको लिखते हैं 2, 0, 0, रो को कॉलम में। ये सेकंड है तो 0, 3, 0, और ये थर्ड है तो 0, 0, 4, 0, 0, 4। देखिए फिर से वही आ गया ना। तो कहीं ना कहीं जब हमने ट्रांसपोज जब निकाला तो हमें ए ही मिल गया, यानी कि ये भी ऑप्शन सही है। यानी कि 2 और 3 जो है हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट बस समझते जाना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है लेट ए एंड बी दो मैट्रिक्स है,
इस तरीके से कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी है, यहीं पर सारा कॉन्सेप्ट है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू, यानी कि ए का जब स्क्वायर निकालिएगा ना तो ये बी के इक्वल आएगा। ऐसा करते हैं कि ए का स्क्वायर हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए मल्टीप्लाई किया जाए, हम लोग मल्टीप्लाई, ए का स्क्वायर है तो यही वाला अगेन लिख देते हैं, अल्फा 1 0 -1, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ी आसान है, आप एक से भी मल्टीप्लाई करके जो है ना बना सकते हैं इस क्वेश्चन को बहुत फास्ट, बट मैं यहाँ पर पूरी तरीके से मल्टीप्लाई करता हूँ, देन वो ट्रिक भी आप लोगों को बता दूंगा। देखिए हमने सिखाया था पहला वीडियो में, अगर नहीं देखें तो देख लीजिए। ये इसको नल मान लेते हैं, ये दो दो नल है, और ये इस तरीके से है बाल्टी। हाँ, करना क्या है कि एक नल से एक बाल्टी भरना है, फिर इसी नल से दूसरा भी बाल्टी भरना है, फिर ये दूसरे नल से ये बाल्टी और ये बाल्टी, यानी कि दोनों नल से दोनों बाल्टी को इंडिविजुअली जो है वो भरना है। देखिए ए को ए से करेंगे तो अल्फा का स्क्वायर, अब 1 से 0 में करेंगे तो +0। अब एक बाल्टी जो है कंप्लीट, अब दूसरे बाल्टी को भरेंगे तो ए को 1 से करेंगे तो अल्फा, 1 को 1 से करेंगे तो -1। अब दूसरे बाल्टी से ये दूसरा नल जो है, पहला बाल्टी दूसरा बाल्टी दोनों भरने की कोशिश करते हैं, तो 0 से अल्फा तो 0, -1 से 0 तो 0, अब 0 से 1 तो 0, -1 से 1 तो +1, और इक्वल टू में हमारा वैल्यू क्या है जी, बी, तो बी का वैल्यू है हमारे पास 4 1 0 1। क्या करते हैं, अल्फा का स्क्वायर है और इक्वल टू ये पहला वाला तो 4, तो वैल्यू हो जाएगा क्या, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 4, यानी कि स्क्वायर, और ये निकल जाएगा 2, और ऑप्शन नंबर ये 3 ये गलत है। हाँ, 2 इसका आंसर सही है। ठीक है, अब मैंने जो बताया कि ट्रिक मेथड से हमें बताना, तो हमें अल्फा का वैल्यू बताना था, तो सिंपल सा यहाँ पर अल्फा है, यहाँ भी अल्फा है, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा का स्क्वायर, और अल्फा का स्क्वायर यानी कि A11 प्लेस पर 4 है, तो अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 4, तो अल्फा का वैल्यू 4 हो गया, तो सेकेंडों में इसका आंसर मिल सकता था। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि द स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स बिलो। हाँ, इसका ना हमें स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 और ए माइनस ए का ट्रांसपोज। हाँ, तो सिंपल से क्या, ए तो दे दिया है हमारा, अब इसी का ट्रांसपोज निकालते हैं, और ट्रांसपोज निकाल करके सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2 से डिवाइड भी दे देते हैं। तो चलिए माइनस यहाँ लिख देते हैं, अब इसी का ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में चेंज करना, कॉलम को रो में चेंज करना। तो 6 8 5 है तो यहाँ लिख देते हैं 6 8 5, ये 4 2 3 है तो लिख देते हैं 4 2 3, ये 9 7 1 है तो लिख देते हैं 9 7 1। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 और 6 हो जाएगा 0, 8 और 4 हो जाएगा 4, 5 और 9 हो जाएगा -4, 4 और 8 हो जाएगा -4, 2 और 2 हो जाएगा 0, 3 -7 -4, 9 -5 तो 4, 7 -3 तो 4, 1 -1 तो 0, ये आया। अब इसको क्या करना है, सिंपली फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2 से डिवाइड दे दीजिए, तो 2 से 0 में डिवाइड दीजिएगा तो 0, 2 से 4 में डिवाइड दीजिएगा तो 2, 2 से 4 में डिवाइड दीजिएगा तो -4। ऑप्शन में ऐसा आप चेक कर सकते हैं, आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं। देख लीजिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है, 0 2 -4, ये 2 है, ये 2 है, तो देखिए 0 2 -2, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अच्छा, मोर देन 1 तो जाएगा नहीं, नॉन ऑफ दीज है, तो अब इसके लिए ना आपको चेक करना पड़ेगा। हाँ, हालांकि आंसर तो यही है, देख लीजिए, देखिए 2 से 4 में करिएगा तो -2, ये तो 0 हो जाएगा, और ये -2 आ रहा है, पहला ही नंबर जो है वो सही है। सबको चेक कर सकते हैं, नॉन ऑफ दीज की वजह से ना थोड़ा परेशानी जो है वो बढ़ जाता है, सबको फिर आपको ना चेक करना पड़ेगा। नहीं तो हिट एंड ट्रायल से इतना तो आप रिस्क ले सकते हैं। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कि एक्स वाई एंड जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर, इनवर्स मैट्रिक्स ए क्या होगा। हाँ, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। हाँ, मतलब कि इसमें डायगोनल अवेलेबल है। आपसे सिंपली ये पूछ रहे हैं कि इसका इनवर्स, बड़ी ये इजी सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट दिमाग में याद रखिएगा। जब भी ना डायगोनल के अलावे रेस्ट ऑफ जो भी एलिमेंट्स है जीरो हो, तो उसका इनवर्स जो है, इनवर्स का फॉर्मूला होता है
1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन जेड। हाँ, अगर इसका ए इनवर्स निकालिएगा तो सिंपल से हो जाएगा एक्स इनवर्स, वाई इनवर्स और जेड इनवर्स। तो ये ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। बस दिमाग में यही रखिएगा कि डायगोनल के अलावा अगर रेस्ट ऑफ नंबर 0 रहेगा तो उसका इनवर्स फाइंड आउट कर दीजिएगा, सिंपल। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर भी ए इनवर्स ही फाइंड आउट करना है, लेकिन अब यहां पर तो डायगोनल वाला सीन है नहीं, तो अब इसमें जो है ना आपको दिमाग लगाना ही लगाना पड़ेगा। यानी कि ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा हो जाता है लेंदी, क्योंकि फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए और यहां पर हो जाएगा एडज्वाइंट ऑफ ए। अब ये पूरी फॉर्मूला जो है ना सॉल्व करना पड़ेगा, एडज्वाइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, यानी कि उसके लिए माइनर और को फैक्टर भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए बारी बारी से हम लोग फाइंड आउट करते हैं और सॉल्व करते हैं। अब कहिएगा कि इसको बनाने में क्वेश्चन अगर तो एग्जाम में इतना टाइम, देखिए बनाइएगा ना बहुत सारे क्वेश्चन पर, तो होगा क्या कि आपका स्पीड जो है ना ऑटोमेटिक से बढ़ जाएगा। हाँ, तो थोड़ा चलिए ध्यान से और करते हैं इसको सॉल्व। तो डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। जैसा कि आपको पता है सेफ जोन में चलिए, हाँ, तो R1 को ही हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं। हाँ, यहां पर लिख भी सकते हैं कि एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो R1 के रिस्पेक्ट में तो 1, तो ये और ये हाइड हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3 इंटू 1, ये तो खत्म ही हो जाएगा। यहां पर -2। अब देखिए इसको और इसको हाइड कर दीजिए, तो क्या बचा 1 इंटू 1 -1, बाकी तो वो 0। तो ये प्लस था माइनस था, ये प्लस हो जाएगा। तो अब इसको करिए हाइड, ये और ये, तो 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए -2, और इसके लिए क्या था 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई -2, ये तो 3 इंटू 0 खत्म हो जाएगा। चलिए तो ये आ जाएगा वैल्यू 3, ये आ जाएगा +2 और ये आ जाएगा +4, यानी कि 9। डिटर्मिनेंट 9 आ गया, यानी कि यहाँ पर ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड से ना यहाँ पर भी आप आंसर ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं वो चीज समझिए। ए इनवर्स का हमने फॉर्मूला बताया कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा और एडज्वाइंट ऑफ ए निकलेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि 1 और बाई में 9 जाएगा। ठीक है, बस दिमाग में यही रखना है कि 1/9 है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कहीं पर भी 1/9 वाला सीन जो है वो क्रिएट नहीं हो रहा है। हाँ, हो सकता है हालांकि एडवेंट ऑफ, कुछ लोग ये बोलिएगा कि एडवेंट ऑफ ए निकालिएगा, हो सकता है कि 9 का कोई उसमें फैक्टर या मल्टीपल मिल जाए, तो चेक करना पड़ेगा। नहीं तो हिट एंड ट्रायल मेथड से ना यहाँ पर आंसर हमें मिल चुका है कि नॉन ऑफ अबव होगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसको आगे भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1/9 आ गया हमारा, ये डिटर्मिनेंट है, यानी कि ये वाला खत्म। अब एडवेंट ऑफ ए निकालना है। अब एडवेंट ऑफ ए निकालने के लिए को फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा, यानी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट का। चलिए बारी बारी से को फैक्टर, को फैक्टर, चलिए एक मैं ना बता देता हूं कि कैसे निकालना है। अभी जो काम हम लोगों ने किया है ना, ईच एंड एवरी अब एलिमेंट पर हम लोग करेंगे। जैसे कि 1 के लिए मुझे निकालना है, हाँ 1 के लिए, तो देखिए 1 के लिए ये और ये हाइड हो गया, तो क्या बचा 3 इंटू 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। हालांकि पहला के लिए हम लोग वैसे भी निकाले ही थे, 3 निकाले थे। देखिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, हाँ यहाँ पर तो 3 निकाले थे, फिर 1 निकाले थे और फिर -2 निकाले थे। अब इसके लिए अब ये तो R1 के रिस्पेक्ट में हमने निकाला था ना, अब R2 के और फिर R3 का मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो थोड़ा सा टाइम बचत करने के लिए लिखता हूं मैं इसको। -6 है, 1 है, -2 है, 6 है, 2 है, 5 है। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 3, 1 और -2,
ये हो जाएगा -6 1 और -2 6 2 5 6 2 5 और यहाँ पर बाई में क्या था जी 9 था ना, किसी से नहीं जाएगा 1/3, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, नन ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द ऑर्डर ऑफ नल मैट्रिक्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पूछ रहा है ना कि नल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। नल मैट्रिक्स का मतलब होता है ईच एंड एवरी एलिमेंट जो है वो 0 0 होना चाहिए। भाई तो पता कैसे चलेगा कि उसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है वो भी चीज समझ लीजिए, जो लोग भी नया पढ़ रहे होंगे। मान लीजिए कि 1 2 3 4 है, हाँ, तो इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ रो 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, तो नंबर ऑफ कॉलम 2 है, यानी कि ये 2 और बाई में 2, पहले आर लिखा जाता है देन कॉलम लिखा जाता है, तो 2/2। अब मुझे ये बताइए कि नल मैट्रिक्स तो ये है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/2। अब कोई कहेगा नहीं भाई हम तो ये लिखेंगे, ये भी नल मैट्रिक्स है, तो ये 3/3 हो गया। 4/4 भी हो सकता है, 1/1 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब डिफाइन नहीं है कि 0 होगा कि 1 होगा कि 2 होगा, तो नन ऑफ दिस, हाँ कुछ भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट। कह रहा है कि द मैट्रिक्स बिलो इज, यानी कि ये जो मैट्रिक दिख रहा है वो किस तरीके का मैट्रिक है, मैट्रिक्स है, हाँ। तो देखिए ये तो डायगोनल दिख रहा है, अगर रहता ऑप्शन में तो टिक हो जाता, बट यहाँ पर देखिए जीरो मैट्रिक्स जो कि है नहीं, जीरो का मतलब सब जीरो होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिल्कुल भी नहीं है, 1 होता तब होता। अपर ट्रायंगुलर क्या होता है, हाँ, अपर ट्रायंगुलर कहने का मतलब कि मेन डायगोनल को छोड़ करके अगर कुछ इस तरीके से बन जाता है, तो ये मतलब कि जब अपर पूछेगा तो लोअर वाले पार्ट को देखना है, और जब लोअर वाला पूछेगा तो अपर वाले पार्ट को देखना है, ठीक है। तो मेन डायगोनल से लोअर वाला पार्ट अगर ट्रायंगुलर बन गया तो उसी को नाम दे देते हैं हम लोग अपर ट्रायंगुलर, और लोअर ट्रायंगुलर का लोअर अगर का बात करते हैं तो ऊपर वाला देखते हैं कि ऊपर ट्रायंगल बन रहा है या फिर नहीं, तो इसका हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आई होप कि जो भी क्वेश्चन मैंने बताया यहाँ पर वो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो विद्या आपको सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिसको जरूरत है, जो लोग भी तैयारी कर रहा है पीजीटी का, उसको शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं हम लोग अब दूसरे टॉपिक के साथ, हाँ इसी तरीके से जो है मैं पार्ट बाई पार्ट हर एक चैप्टर का जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबका मैंने सीरीज बना लिया है ऑलरेडी, बस अपलोड मुझे करना है। तो ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, धन्यवाद।